नमस्ते बच्चों, स्वागत है सभी का फिजिक्स वर्ल्ड बिजोलिया यूट्यूब चैनल में। कल हमने वीडियो 7 देखा था, उसमें हमारे पास एक अचालक परत थी, समरूप आवेशित अचालक परत थी। उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास समरूप आवेशित चालक प्लेट है ना, चालक पट्टिका हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखिए, हम दोनों में अंतर देख लें। एक हमारे पास अचालक परत है, दूसरे हमारे पास चालक पट्टिका है। इसको हम शीट के रूप में मानेंगे, जैसा कि हमारे पास कोई भी एक कागज की ये शीट है, ठीक है ना। ये शीट हो गई। और दूसरा है चालक पट्टिका। अब इन दोनों में हम अंतर करना चाहेंगे। सबसे पहला अंतर तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये अचालक है ना, कैसा है, अचालक। और दूसरा इस तरफ जो हमारे पास है वो हमारे पास चालक है। देखिए, अचालक में क्या होगा कि आप अचालक शीट को जहां पर भी आवेश देंगे, जिस जगह पर आवेश देंगे वो आवेश वहीं रहेगा, वो किसी भी प्रकार की गति नहीं कर पाएगा। यानी कि आपने आवेश को जिस जगह पर बिठाया है उसी जगह पर बैठा रहेगा। चाहे वो धन आवेश है, उनके बीच में प्रतिकर्षण तो होगा, फिर भी वो चल करके आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए आप, जो हमारे पास है चालक पट्टिका। अब ये चालक पट्टिका में क्या होगा, देखिए आपकी जो हमारे पास चालक पट्टिका होगी, ये चालक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आवेश जो है गति कर पाएगा, आवेश जो है गति करेगा। तो देखिए, आवेश गति करेगा तो जहां पर भी आप आवेश देंगे, जिस जगह आप आवेश देंगे पट्टिका में, तो वहां पर जैसे धनावेश दिया तो बहुत सारे धनावेश होंगे, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होने के कारण आवेश वहां से हट करके और जो परत का जो पृष्ठ होगा, सरफेस, वहां पर आ जाएंगे। एक बात तो कॉमन है, चाहे वो चालक हो या अचालक हो, कि आवेश जो है वो सरफेस पे ही आएगा। कहां पे रहेगा? सरफेस पे ही रहेगा। अब एक दूसरा अंतर ये देखिए कि अचालक परत जो होगी हमारे पास वो 1 लेयर के रूप में होगी, और चालक पट्टिका जो होगी वो 2 लेयर के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? 2 लेयर के रूप में। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 सरफेस हो गई एक तरह से। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये हमारे पास जैसे कि पट्टिका है, ठीक है। अब इस पट्टिका पर आप जब भी आवेश देंगे तो वो आवेश क्या होगा, सीधा इनके दोनों पृष्ठों पर आ जाएगा, सीधा इधर वाले पृष्ठ पर और इधर वाले पृष्ठ पर। और बीच में से ये देखिए, ये अपन मान लेते हैं कि जैसे ये बीच में से पूरी खाली है ना, तो बीच में किसी भी प्रकार का आवेश बिल्कुल होगा ही नहीं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? अंदर बिल्कुल 0 होगा। इसे हम पट्टिका मान सकते हैं। इस उदाहरण में ये जो मेरे पास कागज का जो एक टुकड़ा है, इस प्रकार से हमने फोल्ड किया हुआ, इसे हम क्या मान सकते हैं? पट्टिका। देखिए, इधर कुछ लिखा हुआ मतलब ये यहाँ पर आवेश है, इधर भी कुछ लिखा हुआ मतलब ये क्या है? आवेश है। और बीच में हमारे पास ये पूरी तरह से खाली है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवेश हमारे पास नहीं है। समझ गए होंगे आप। और जब कल जो हमने देखा था अचालक परत को, तो उसमें क्या हो रहा था कि ये बिल्कुल एक कागज की शीट की तरह था। तो हमने उस गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी, जो वो गाउसीय पृष्ठ बिल्कुल आर पार हो गया था, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि हम जो चित्र बनाएंगे इसका, चालक पट्टिका का, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। उसका फ्रंट व्यू देखेंगे। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। जैसे कि ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से, तो आपको दिखेंगे कि यहाँ पर एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। तो पहली वाली लेयर के ऊपर भी ये देखिए आवेश होगा, और जो हमारे पास सेकंड लेयर होगी उस पर भी ये इस प्रकार से आवेश होगा, है ना। ये अंतर खास है, आप ध्यान रखेंगे कि अचालक शीट हमारे पास है तो वो 1 लेयर के रूप में होगी, आवेश जो होगा वो सरफेस पे आएगा। चालक पट्टिका है तो ये हमारे पास 2 लेयर या 2 सरफेस के रूप में होगी, और सारा जो आवेश होगा वो चल करके, क्योंकि ये चालक प्लेट है तो वो
वहां से प्रतिकर्षित होकर के सीधा सरफेस पे आ जाएगा। तो ये दो मुख्य अंतर आपने देख लिए चालक अचालक और चालक में, ठीक है ना, अचालक परत और चालक पट्टिका में। अब हम इसके जो दिशा है और परिमाण की विवेचना करते हैं। देखिए सुविधा के लिए और वीडियो को छोटा करने के लिए जो है मैंने जो लिखने का काम है वो पहले कर लिया। आप देखिए हमने हेडिंग डाला है कि हमारे पास समरूप आवेशित यानी कि समान रूप से आवेशित है, चार्ज्ड है, और अपरिमित का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी हो, अनंत हो, और हमारे पास चालक पट्टिका है। उस आवेश के कारण जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले मैंने अचालक परत और चालक पट्टिका में जो अभी अंतर बताया है वो यहाँ पर नोट किया है कि हमारे पास अगर अचालक परत है तो जो आवेश हम जहां पे देंगे वो उसी जगह पे रहेगा, जबकि अगर हमारे पास चालक पट्टिका है तो उसमें किसी भी प्रकार का आवेश देंगे तो वो दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा क्योंकि वहां पर कोई आवेश ही नहीं रहेगा। सारा आवेश कहां पर आ जाएगा, पृष्ठों पर आ जाएगा। ये जो अंतर है आप ध्यान रखेंगे चालक पट्टिका में और अचालक परत में। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र हमारा कैसा है, सदिश है, सदिश राशि है, तो हमें दिशा भी निकालनी पड़ेगी और फिर उसका परिमाण निकालना पड़ेगा। देखिए हमने अभी आपको जो है वो कागज की शीट के द्वारा समझाया था कि ये जो हमने फिगर बनाया है ये क्या है, ऊपर से लिया गया व्यू है या फोटो है, ऊपर से, यानी कि जैसे ये रही शीट, ये हम ये वाला जो है ये ऊपर से लिया गया व्यू हमारे पास ये होगा, यानी कि ये सरफेस बीच में थोड़ा सा गैप, ठीक है, समझाने के लिए हमने इसको थोड़ा गैप को बढ़ा रखा है। अब क्योंकि आपको पता है इस पृष्ठ पर भी आवेश है, इस वाली सरफेस या पृष्ठ पर भी आवेश है, तो हमने ये दोनों तरफ जो है ये दो पृष्ठ होंगे और ये आवेश हमने यहाँ पर इनको बता दिया। बीच में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा। देख रहे हैं आप इस फिगर में बिल्कुल कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ भी आवेश नहीं है, ऐसा आप मान सकते हैं, पूरा खाली, ठीक। अब देखिए तरीका वही है जैसा हमने पूर्व वाले वीडियो में किया था कि हम कोई भी बिंदु O लेंगे और इससे r दूरी पर बिंदु P की कल्पना करते हुए हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना चाह रहे हैं, दिशा निकालना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास चालक पट्टिका है और इस पर जो समरूप आवेश वितरित है इसके कारण जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस ओर होगी, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, समान दूरी पर दो बराबर के अल्पांश A1 और A2 लेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है देखेंगे। तो देखिए A1 वाले से हमें मिल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर DE1 और इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं A1 से P के अनुदिश। ऐसा ही A2 वाले में देखिए इस प्रकार से दिशा जा रही है। अब ये दोनों दिशाएं जो है अलग अलग जा रही है, तो हमारे पास सिंपल सा तरीका होता है कि हम इनका क्या कर दें, इनका घटकों में वियोजन कर दें। जो चीज हम अभी फिगर में देख रहे हैं, आकृति में देख रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं, देखिए माना समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी कि हम सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वहां पर क्या लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व लेंगे, ठीक है। पट्टिका के बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। देखिए अब आप शुरू से जो है ये टॉपिक हमारे पास में ये रहा, ये मैंने टॉपिक डाल रखा है और यहाँ पर मैंने दोनों का अंतर लिखा है। इस अंतर को भी आप नोट कर लीजिए। अंतर को नोट करने के बाद हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए ये डायग्राम बना रहे हैं और ये डायग्राम बनाने के बाद जो है हमने यहाँ तक समझ लिया है। अब देखिए अब अपन बात कर रहे हैं घटकों में वियोजन की। देखिए अब वियोजन हम करेंगे, उससे पहले जो आपने देखा था कि ये दिशाएं A2 अल्पांश के कारण दिशा इस तरह से जा रही है और A1 अल्पांश के कारण दिशा इस तरह से जा रही है, तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं। एक चीज और देखिए आप यहाँ पर
कि ये अल्पांश और ये अल्पांश बिल्कुल सेम है और समान दूरी पर स्थित है, और यहाँ से ओ बिंदु से जो बी पी बिंदु की दूरी है वो भी दोनों के लिए सेम है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा, अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो समान होगा। कैसा होगा? वो समान होगा। तो परिमाण समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग है। यही बात मैंने लिखी है। बिंदु O से समान दूरी पर ऊपर नीचे अल्पांश A1 A2 लेते हैं। इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्रों की तीव्रताएं क्रमशः D वेक्टर DE1 व DE2 वेक्टर परिमाण में समान, परंतु दिशाएं कैसी होगी? अलग अलग होगी। तो ये हमने मोड लगा दिया है। इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड या परिमाण की बात कर रहे हैं, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक नोट करने के बाद हम इसका जो आगे देखेंगे कि घटकों में वियोजन किस प्रकार। देखिए, अब यहाँ पर हम थीटा एंगल मानेंगे तो यहाँ भी थीटा एंगल होगा और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इधर भी ये हमारे पास थीटा हो जाएंगे। अब आप देखिए कि हमारे पास एक तो ये DE2 था और ये DE1 है। मान लो हमें DE2 के घटक करने हैं, तो घटक दो होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब क्षैतिज घटक का तो चलो, क्योंकि थीटा इसके साथ बन रहा, तो ये क्षैतिज घटक में हम आगे बढ़ा देंगे तो ये क्षैतिज घटक की लाइन हो जाएगी। परंतु ऊर्ध्वाधर या लंब घटक के लिए हमें यहाँ पर एक लंब डालना पड़ेगा। देखिए, ये डैश डैश लाइन से हमने लंब डाला। अब अपन देखेंगे कि DE2 का जो है थीटा एंगल इसके साथ, आधार के साथ इस प्रकार से जुड़ा है, तो हम कोस लेंगे, DE2 कोस थीटा, यानी कि क्षैतिज घटक। इस तरफ हमारे पास लंब घटक या ऊर्ध्वाधर घटक DE2 साइन थीटा के रूप में होगा। सेम यही चीज यहाँ पर हमने करी है DE1 के घटक निकालने में, कि DE1 कोस थीटा आपके इधर क्षैतिज के साथ जुड़ा हुआ थीटा एंगल दोनों के बीच में है, और ये इधर हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होगा DE1 साइन थीटा। समझ गए? ये हमने घटक किस प्रकार से निकाले। अगले वाली बात यही होगी कि भाई ये जो हमारा लंब घटक या ऊर्ध्वाधर घटक है, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो क्षैतिज घटक होगा उनका योग हो जाएगा। और हम देखेंगे कि इस जो ये चालक पट्टिका है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो इस पट्टिका से लंबवत है ना, पट्टिका के तल के लंबवत होती है। देखिए, यही चीज हमने आगे यहाँ पर नोट करी है कि इन विद्युत क्षेत्रों को रेखा OP व इसके लंबवत दिशा में वियोजित करने पर लंबवत घटक, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं, DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा, परिमाण में समान परंतु दिशा में कैसे हैं? विपरीत है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और OP के अनुदिश जो हमारे जो क्षैतिज घटक की बात कर रहा हूं मैं, है ना, क्षैतिज घटक, ये क्या है? DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा समान दिशा में होने से क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो हमारे पास पट्टिका है उसके तल के लंबवत होगा। कि देखिए यहाँ पर जैसे ये अभी हमने दो अल्पांश लिए थे, ऐसे बहुत सारे अल्पांश आप लेंगे, है ना, ऊपर ऐसे लेते जाएंगे ऊपर और नीचे, तो सबकी जो घटक होंगे वो ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल आउट होते जाएंगे और क्षैतिज घटक क्या होते जाएंगे? क्षैतिज घटक आपस में जुड़ते जाएंगे, है ना। देख रहे हैं आप, ऐसे छोटे छोटे अल्पांश लेंगे तो सबकी दिशाएं कुछ ऐसी आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये मान लो कोई पट्टिका है इस प्रकार से खड़ी हुई, तो इसका जो ये तल है, ये तल है, इसके लंबवत जो है इस प्रकार से लंबवत ऐसे जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। समझ गए? अब विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के बाद हम विद्युत क्षेत्र का क्या निकालेंगे? परिमाण। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे। इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसका परिमाण निकालने का वही तरीका है कि हमें गाउसीय पृष्ठ की क्या करनी पड़ेगी? कल्पना करनी पड़ेगी, तभी तो हम गाउस का नियम लगा पाएंगे। तो यहाँ भी हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी है।
जिसके वृत्ताकार पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण निकालना है। अब इस पट्टिका के O बिंदु से बिंदु P की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। ये हमने स्मॉल r नोट कर लिया है। अब देखिए इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसको हम जैसे पिछली बार में 3 भागों में बांटा था, यहाँ पर भी हम इसको कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। ये हमारे पास होगा S1 भाग, ये S2 भाग हो जाएगा और ये S3 भाग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल जो काम है बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने पृष्ठ के तल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर अच्छे से समझ ली तो ये गणितीय काम बहुत सिंपल सा हो जाएगा। जो गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना करी है उसके लिए नोट कर लेते हैं। चित्रानुसार आवेशित पट्टिका के लंबवत r लंबाई तथा S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिए ये जो पृष्ठ हमने कुछ बताया है आज से थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन जो है हम वास्तविक रूप में इसको समझने के लिए इतना बढ़ा रहे हैं, वरना ये बिल्कुल यहाँ जो है इसी जगह पर समाप्त हो जाता। केवल समझने के लिए हमने इसको थोड़ा सा r से भी बड़ा बना रखा ताकि वो स्पष्ट दिख जाए अपने को। अब देखिए और फिर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, पृष्ठ कौन सा, गाउसीय पृष्ठ। देखिए इस पृष्ठ का जो है अनुप्रस्थ काट अगर हम देखेंगे, केवल इतना सा जो भाग है इसका, ये इतना सा जो आवेश है वो यहाँ पर इस पृष्ठ में, गाउसीय पृष्ठ में है, ठीक है ना, इतना सा पृष्ठ। अब ये अनुप्रस्थ काट है, इसको हमने कितना मान रखा है, S मान रखा है। कितना मान रखा है, S मान रखा है। तो अब आपने जैसा कि सतत आवेश वितरण में देखा था कि हम जो बताते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है कितना आवेश है और जो वो आवेश जो है कितने क्षेत्रफल में वितरित है। समझ रहे हैं, हमने ऐसा लिखा था। यहाँ पर भी अगर हम इस आवेश की बात करें, इतने से आवेश की, कि गाउसीय पृष्ठ में से तो इतना जो हमने कल्पना करी है गाउसीय पृष्ठ की, उसमें तो बस इतनी सी जगह का हमारे पास आवेश है। तो यहाँ से अगर आप आवेश निकालेंगे तो किसका गुणा हो जाएगा, सिग्मा S का, ठीक है ना। तो देखिए परिबद्ध आवेश जो है वो मैं इसे लिखूंगा सिग्मा Q बराबर सिग्मा S। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब देखिए हमें ये भी मालूम है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन वेक्टर E डॉट ds, ठीक। और अब गाउस का नियम भी आपको मालूम है। गाउस के नियम से जो फ्लक्स आएगा फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और का चिन्ह लगाया, समाकलन वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए थोड़ा सा हम इसको समीकरण नंबर 2 देंगे, लेकिन समीकरण 1 का जो यहाँ पर यूज कर लें, सिग्मा Q की जगह जो है वैल्यू भर दें, समाकलन वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा Q की जगह हो जाएगा सिग्मा S, ठीक है, समीकरण 1 से, और एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने के लिए गाउसीय पृष्ठ को, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों में वियोजित करते हैं, ठीक है, 3 भागों में वियोजित करते हैं। देखिए 3 भाग यहाँ फिगर में भी डायग्राम में अपन करते हैं, S1,
S2 और ये हमारे पास बेलनाकार जो भाग है उसका वक्र पृष्ठ, ये वृत्ताकार पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ। ठीक है, देखिए जैसे यह पेन है, ये इसका वृत्ताकार पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ ये निप की तरफ भी वृत्ताकार पृष्ठ। तो ये जो हमारे पास लंबाई या क्षैतिज के रूप में है, इसी को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। कुछ इस प्रकार से रखा हुआ हमारा बेलन। अब ध्यान दीजिए, हम वृत्ताकार पृष्ठ S1 की बात कर रहे हैं, इस वाले की। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास जो है शीट आयताकार, जो शीट पट्टिका जो रखी हुई है कुछ ऐसी है, समझ रहे हैं आप। और ये बेलनाकार पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है। ये बेलनाकार जो पेन दिख रहा ना, बेलनाकार, ये जो है हमारा जो है पेन जो है इसको छेदता हुआ कुछ यहाँ थोड़ा अंदर तक आ रहा है, इस तरफ तक। अब देखिए ये हमारे पास हो गया पट्टिका। इस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, ये जो मैं पेन को बाहर ले जा रहा हूं, तल के लंबवत इस प्रकार से। ये तल है हमारा, ये इस तल से लंबवत, समझ गए। और देखिए ये वक्र पृष्ठ है हमारा, वृत्ताकार पृष्ठ है। अब इस वृत्ताकार पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश जो है, ये हमारा वृत्ताकार पृष्ठ जो है क्षेत्रफल सदिश, इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी भी दिशा पृष्ठ से बाहर, लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। देखिए ये जो मेरा हाथ है, ये शीट है कुछ इस प्रकार से, शीट का भी इधर निकल रहा है। और वृत्ताकार पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा भी कुछ इसी प्रकार से निकल रही। तो दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही इस पृष्ठ के लंबवत, ये रहा साब लंबवत। और ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इस वृत्ताकार पृष्ठ के तल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी कैसा होगा, इसी दिशा में। तो दोनों की दिशाएं सेम हो गई और थीटा का मान 0 हो गया। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारे पास कोई भी शीट है, ये प्लेट है, इस प्लेट के जो हमारे पास ये तल है, इस तल के लंबवत मेरी उंगली जा रही उधर है। ऐसा ही हमारे पास ये वृत्ताकार भाग है, इसका क्षेत्रफल सदिश हम देखेंगे तो इसके तल के लंबवत, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल होने से अब आप देखिए इधर की दिशा का तो पता चल ही गया। अब S2 वाले भाग में देखिए, S2 वाले भाग में हमने प्रारंभ में ही कहा था कि यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना भी आवेश होगा वो इन प्लेट पर चला जाएगा, प्लेट के सरफेस एज पर चला जाएगा। और अंदर का जो है इस तरह से ये खाली पड़ा रहेगा, कुछ आवेश ही नहीं होगा, तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब S3 पृष्ठ की बात करते हैं। S3 पृष्ठ में देखिए कि सबसे पहले चलो ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का जो तल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा देखिए। हम बार बार कहते हैं कि क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, कि जो हमारा जो तल है ये इसके लंबवत का मतलब हो गया इससे ऊपर की ओर, ये हमारा पास हो गया क्षेत्रफल सदिश। अब देखिए ये आयताकार शीट ऐसे रखी हुई है। अब इस आयताकार शीट जो ऐसे रखी हुई है, इसका तल कहाँ पर है, ये रहा तल। ठीक, अब इस तल से कैसा, तल से लंबवत, ये मेरी उंगली जा रही है इस तरफ, समझ रहे हो, है ना। ये इससे हमने कहा था कि भाई ऊपर से लिया गया व्यू है, ये कुछ इस प्रकार का, ये ऊपर से लिया गया व्यू है, ये दोनों सरफेसेज हो गई, हमने कोई भी एक सरफेसेज ये वाली ले ली, तो ये तल हो गया ना सरफेसेज का। अब इस सरफेसेज के तल के कैसा है, प्लेन के परपेंडिकुलर, लंबवत दिशा, है ना, किसकी, विद्युत क्षेत्र की। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की नहीं हो जाएगी, ई की दिशा बिल्कुल ऐसी रहेगी, ये हो गई ई की दिशा। तो ये एंगल कितना बना यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, समझ गए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चलो अब हमारे लिए काफी सिंपल सा काम हो गया, 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो समीकरण 3 को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए अब मैथमेटिकल काम बहुत सिंपल हो गया।
S1 पृष्ठ के लिए डॉट प्रोडक्ट को जब मैं हटाऊंगा इस वाले डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है ना, इस वाले को, तो क्या लिख दूंगा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। अब बेलनाकार पृष्ठ का जो दूसरा वाला भाग है S2, उसके लिए लिखेंगे EDS cos थीटा। तीसरे वाले भाग को भी शामिल करिए, EDS cos थीटा बराबर कितना चल रहा, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए S1 पृष्ठ के लिए डायग्राम में दिख रहा आपको, S1 पृष्ठ के लिए थीटा हमारे पास कितना आ रहा है, 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। S2 पृष्ठ के लिए, ये S2 पृष्ठ के लिए थीटा का मान कुछ भी नहीं निकाला हमने, थीटा का मान नहीं निकाला, हमें पहले ही पता है कि यहाँ पर आवेश ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र सीधा कितना है यहाँ पर, तो थीटा नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, E बराबर 0। और तीसरे वाले पृष्ठ को देखिए, ये रहा S3, तो यहाँ पर जो है थीटा का मान कितना आ रहा है, 0 डिग्री, और ये हमारे पास वापस कोस 0 कितना बन जाएगा, 1। तो इस वाले समीकरण को देखिए, ये सारे मान आप जैसे यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिलेगा EDS, आगे तो 1 हो गया, ये यहाँ पर E का S2 में E का मान 0 भरते ही ये पूरा 0। फिर देखिए S3 के अंदर EDS बचेगा, और इधर चल रहा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको सोल्व करते हैं आप, तो E को बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा DS, बच गया। अब आगे देखिए, यहाँ भी E को समाकलन से बाहर ले लेंगे तो DS बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब DS और DS ये किसकी बात हो रही है, ये जो हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया उसका क्या है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना ले रखा है, S, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ES प्लस ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों का ऐड करिए तो ये बन जाएगा 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर E का जो परिमाण है हमारे पास वो आया सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए समीकरण 3। सदिश रूप में आप जब लिखेंगे इसी को, तो सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर E बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये और n कैप एकांक सदिश जो है हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये हमारे पास आ गई समीकरण 4, समझ गए। यहाँ भी अपन देख रहे हैं कि कोई R वगैरह यहाँ पर नहीं आया है, न तो ऊपर वाले भाग में है न नीचे वाले भाग में, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अनंत विस्तार वाली कोई भी चालक पट्टिका है तो बिंदु P को आप चाहे पास में लेवें चाहे दूर लेवें, विद्युत क्षेत्र के परिमाण में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूरी पर वेक्टर E की दूरी पर निर्भरता नहीं है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो E है वो R की पावर 0 यानी कि 1 है ना, दूरी पर बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास सिग्मा है वो क्या है, देखिए सिग्मा के लिए हम क्या लिखते हैं कि ये हमारे पास है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण उस पर समानुपात की निर्भरता है। ई दोनों के बीच में कैसा है, समानुपाती है ना। तो इसका हम ग्राफ जो है आलेख भी खींच सकते हैं। देखिए जैसा हमें पिछला वाला जो आलेख मिला था ना कुचालक परत के लिए, वैसा ही मिलने वाला है। उसके और इसके फॉर्मूले में इस बटे हुए 2 का अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए y एक्सिस पर हमने वेक्टर E को लिया है और इस तरफ हमने लिया है E को लिया है और इस तरफ हम लेंगे R को। तो देखिए जो भी मान होगा E का वो दूरी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, और हम लिख सकते हैं कि
r की पावर 0। इधर देखिए यहाँ भी हम y एक्सिस पे E ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और इस तरफ ले लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक है, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व आप लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कैसा रिलेशन है, समानुपात का, है ना। तो जैसे जैसे आप सिग्मा को बढ़ाएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये कुछ इस प्रकार का रिलेशन है। तो आपने जो है इसको भी आप अच्छे से नोट करिए, एक बार वीडियो को अच्छा देखिए और फिर इसको नोट कर ले। नोट्स को देखिए, शुरू से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर आप पॉज करेंगे, नोट करेंगे, फिर इसका ये आधा वाला हिस्सा ये इस प्रकार से है, पॉज करेंगे, नोट करेंगे, और फिर और आप देखिए ये थोड़ा सा हिस्सा ये बचा हुआ है, इसको भी पॉज करके नोट करेंगे। यहाँ पर हमने मैथमेटिकल रूप में मैग्नीट्यूड जो निकाला है इसको भी पॉज करेंगे और नोट करेंगे, और फिर ये इसका कुछ हिस्सा यहाँ तक है, और ये नोट होने के बाद आप ये वाला जो है इसको नोट करेंगे। इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर ये बचा हुआ जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हमारा काम समाप्त हो जाता है। थैंक यू सभी को वीडियो देखने के लिए।